गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। कल हम लोगों ने देखा 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान was started on 1st April 1951. Means first 5 year plan was launched on 1st April 1951 and it lasted for 31st month 1956. Similarly, planning commission had launched total 12th 5 year plan. The last 5 year plan was launched on 1st April 2012 to 31st March 2017. 5 year plan total 12 5 year प्लान को लॉन्च किया फ्रॉम 1951 टू 2017 तक। ठीक है, बीच में बहुत बार ब्रेकडाउन भी आया, वो हम लोगों ने कल देखा था। पहले 3 कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, फिर 66 से 69 तक ईयरली प्लान, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर 69 से फिर 74, फिर 74 से 79 जाना था लेकिन 78 में उसको रोकना पड़ गया। ठीक है, फिर ईयरली प्लान 79 से 80 बना, फिर 80 टू 85, 85 टू 90, फिर 90 के बाद फिर 2 साल का ब्रेक ईयरली प्लान 90 टू 91, 91 टू 92 एंड फ्रॉम 92 जो बनना शुरू हुआ वो कंटिन्यू होता चला गया। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सब सारे 5 ईयर प्लान के बारे में समरी देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे रिलेटेड था, सेकंड 5 ईयर। तो बेसिकली हम लोगों को जनरली 2 याद रखना है कि फर्स्ट 5 year plan it was related to agricultural productivity, agricultural production, and the second 5 year plan was based on industrial production. first 5 year plan agriculture से related है और second 5 year plan जो था वो industrial production से related था। ठीक है, and the second 5 year plan was based on the model of PC Mahalanobis। याद रखना है, सेकंड 5 year plan जो हमारा था वो किसके मॉडल पे बेस्ड था, वो PC Mahalanobis, दैट इज प्रशांत चंद्र महालनोबिस, was known as the architect of Indian planning। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो याद रखना है पीसी महालनोबिस वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि सेकंड 5 इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल था वो उस 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान का पूरा मॉडल जो था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। ठीक है, जो हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज हम लोगों को ऐसे पढ़ना है अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इसका क्या अचीवमेंट था, क्या क्या फेलियर्स है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था इस पीसी महालनोबिस के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग कमीशन जो 1950 में स्टैब्लिश हुआ उसको रिप्लेस करने के बाद 1 जनवरी 2015 को उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया और उस प्लानिंग कमीशन के जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन आया दैट इज नोन एज नीति आयोग। नीति मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जन 2015 को नीति आयोग आया एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन वाज दैट इन प्लानिंग कमीशन इट यूजेस द टॉप टू बॉटम अप्रोच। मीन्स उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थे, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था। बट नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का फीडबैक, स्टेट गवर्नमेंट का आइडियाज, इनोवेशन को भी मीन्स कंसिडर किया जाता है। ये नीति आयोग था, इसलिए इसको बोलते हैं ये बॉटम टू टॉप अप्रोच का मीन्स बॉटम टू टॉप अप्रोच नीति आयोग में यूज होता है और उसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखना ये 5 ईयर प्लान के बारे में भी। आज देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक डिफरेंस जानना है सर कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है। तो जनरली प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स जब वर्ड आएगा तो ये लॉन्ग टर्म प्लान को रिप्रेजेंट करता है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन स्ट्रक्चरल चेंज क्या होना चाहिए हमारे कंट्री का स्ट्रक्चर, कि अपने कंट्री को हम एक इतने फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम अपने कंट्री में क्या चाहते हो। जो हमारा इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुका था, तो हम ये टारगेट लेके चले थे कि एक 20 इयर्स के टाइम में, कम से कम 20 इयर्स में हम अपने कंट्री में इतना ग्रोथ कर सके कि मेरा इकोनॉमी एक मीन्स ये जो बैकवर्ड इकोनॉमी है उससे हटकर वो कम डेवलपिंग इकोनॉमी तक आ जाए अपनी इकोनॉमी में। तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, और प्लान ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली पार्टिकुलर किसी एक प्लान के बारे में। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म प्लान और प्लान ऑब्जेक्टिव्स पार्टिकुलर प्लान से रिलेटेड है कि इस प्लान में हमको इस 5 ईयर प्लान में हम क्या टारगेट लिया है इस 5 ईयर प्लान में। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जनरली लॉन्ग टर्म प्लान को रिप्रेजेंट करता है और प्लान ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान को। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स में दे आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे बी 20 इयर्स। ठीक है, जनरली प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो था ये लॉन्ग टर्म प्लान को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग टर्म पीरियड में, लॉन्ग टाइम पीरियड में हम अपनी इकोनॉमी में क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 20 इयर्स।
दैट इज नोन एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कवरिंग मैनी 5 ईयर, जिसमें बहुत सारा 5 ईयर प्लान आ जाएगा। और जब प्लान ऑब्जेक्टिव्स का बात करेंगे तो प्लान ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि शॉर्ट टर्म प्लान, देखिए लिखा हुआ दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड इन 5 ईयर्स, ठीक है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और प्लान ऑब्जेक्टिव्स जो शॉर्ट टाइम के लिए है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स मींस शॉर्ट टर्म गोल्स। मींस बोल सकते हैं 20 इयर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स लिया जाता था वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, और उसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग हर 5-5 साल का एक छोटा छोटा प्लान बनता था, दैट इज प्लान ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान्स, इसको हम पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। पहले ही बताए थे लॉन्ग टर्म प्लान्स जो बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, जो लॉन्ग टर्म गोल्स जो सेट किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान जो बनता है उसको पर्सपेक्टिव गोल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। और शॉर्ट टर्म गोल्स जो बनता था उसको मींस बोल सकते हैं प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव गोल्स भी बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोल सकते हैं। और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान समझ में आया। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स मतलब शॉर्ट टर्म। और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पर्सपेक्टिव गोल्स भी बोलते हैं, और प्लान ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग शॉर्ट टर्म 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, दे आर जनरल गोल्स। जनरल गोल्स कहने का मतलब, जनरल गोल्स मतलब भाई जनरली जो कि सर कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, कंट्री में इंप्रूव, कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, एक जनरल गोल्स होता है। और ये स्पेसिफाइड गोल्स होता है, कैसे, इस 5 ईयर प्लान में कुछ अलग टारगेट लेके, हाँ इस 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ध्यान देंगे, फिर अगले 5 ईयर्स में हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, फिर पॉवर्टी पे ध्यान देना है। फिर तो ये स्पेसिफिक गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है वो जनरल गोल्स को, जनरल गोल्स मींस कॉमन गोल्स, कि कंट्री का ग्रोथ हमको चाहिए, कंट्री में पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी से पूरी तरह से रिड्यूस होना चाहिए, ये जनरल गोल्स है। लेकिन 5 ईयर प्लान में कॉमन गोल्स नहीं होता था, वो स्पेसिफिक गोल्स होता था। क्या कि इस 5 ईयर प्लान का अलग टारगेट है, अगला जो 5 ईयर प्लान है उसका टारगेट अलग है, फिर उसके बाद अगला जो 5 ईयर प्लान है उसका अलग टारगेट है। तो वो स्पेसिफिक गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लिखे देखिए, दे आर जनरल गोल्स, दे आर स्पेसिफिक गोल्स वैरिंग फ्रॉम प्लान टू प्लान। फिर नेक्स्ट क्या है, दे एम एट स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो था वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज था। स्ट्रक्चरल चेंज कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो जाना चाहिए था, कंट्री का जो स्टेटस है, टोटल जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम, वो चेंज मींस वो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये दे एम एट क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज क्या है, मतलब एग्रीकल्चर पार्टिकुलर, इस साल हम एग्रीकल्चर टारगेट लेके एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ ग्रोथ हुआ। अगला 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हुआ। और ये ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल ग्रोथ। तो इन शॉर्ट हम लोग समझेंगे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लान ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव गोल्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज 5 ईयर प्लान, ठीक है। और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है कम से कम 20 इयर्स, और प्लान ऑब्जेक्टिव्स कम से कम दिया हुआ है कितना, 5 इयर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है सर। 5 ईयर प्लान जो 5 ईयर प्लान बना था क्या मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी 5 ईयर प्लान जब बनाया गया था तो मतलब कुछ तो माइंड में सेट किया गया, कुछ तो पहले से प्री डिटरमाइंड होगा कि आखिर हम ये जो प्लान बना रहे हैं जो उसका क्या मेन गोल्स होगा, क्या एम होगा, इससे मेरा क्या फुलफिल होना चाहिए। तो कुछ कॉमन गोल्स था 5 ईयर प्लान का, क्या कॉमन गोल्स था, ध्यान से सुनेगा। लिखा हुआ था 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी। मेन क्या था कि अपनी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमी कंट्री हमारा इतना बैकवर्ड हो गया है उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मीन्स जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। तो उस मेन गोल यही सेटअप किया था कि ये 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान बनाने का सबसे मेन रीजन यही था कि अपने कंट्री का इकोनॉमिकल, सोशल सब में इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, द 5 ईयर प्लान्स हैव आल्सो टेकन केयर टू इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द। सही बात है, हम लोग पढ़े भी थे, मोर देन 90% पॉपुलेशन जो था वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो मींस मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या, वो तो पुअर ही थे, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ये मेन एम था। यानी 5 ईयर प्लान बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उस इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली पुअर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले।
ऐसा हमको प्लान बनाना है, जो भी प्लान बनाना है उसके फेवर में बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लिखा हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड फ्रॉम, ये तो हम लोग को पता है 1 अप्रैल 1951 एंड 31 मार्च 1956 को ये खत्म हुआ। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विच सर्व्ड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। हर एक प्लान का एक बेसिक गोल्स होता था। बेसिक गोल्स कहने का मतलब कि या वो इकोनॉमी मींस डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, लोगों के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो उस कॉमन मींस हर मींस जितना भी 5 ईयर प्लान में जितना भी गोल जितना भी प्लानिंग होता था वो इस मोटिव से होता था कि उससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करो, इस सेंस से सारा प्लानिंग किया गया था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें प्लानिंग किया गया था कि इससे प्राइवेट सेक्टर को या फिर पार्टिकुलर किसी एक सेक्टर का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं, ओवरऑल पूरे कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, ओवरऑल सारे लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो दीज बेसिक गोल्स आर डिस्कस। तो क्या क्या बेसिक गोल्स है, ध्यान से सुनिएगा। कॉमन गोल्स क्या क्या है? सबसे पहला जो गोल था 5 ईयर प्लान का वो है ग्रोथ। सही बात है, 5 ईयर प्लान बनाने का सबसे मेन रीजन था कि ग्रोथ हो सके। ग्रोथ इन द सेंस बोल सकते हैं, ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ को जनरली मेजर किया गया जीडीपी के टर्म में। ग्रोथ को जनरली हम मेजर करते हैं जीडीपी के टर्म में। जीडीपी हम लोग पढ़े नेशनल इनकम में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जो प्रोडक्शन से मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंट्री में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा एंड वो ग्रोथ होगा ही कंट्री का। तो ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला गोल यह क्या था, हम 5 ईयर प्लान बनाने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ। जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया तो उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रोथ होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रोथ होना चाहिए। इंप्लॉयमेंट पे अगर पैसा खर्च रहा तो उसका भी ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ओवर मींस जितने भी 5 ईयर प्लान बने उसका सबसे पहला कॉमन गोल क्या था? ग्रोथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स द प्लानर्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज प्लान। सही बात है, पहला मींस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम लोग देखे हमारा इंडिया पूरी तरह से बैकवर्ड, पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो चुका था, उसको फिर से जनरेट करना था, उसका फिर से ग्रोथ करना था। इसलिए सबसे पहला कॉमन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि 5 ईयर प्लान को हमको इस तरह से बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। पता चला क्या? बोले ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कंट्री का जो कैपेसिटी है गुड्स प्रोडक्शन करने का, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, कंट्री का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का वो इनहैंस हो, वो इंक्रीज हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ओवरऑल ग्रोथ तो होगा ही। तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, लिखा हुआ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू टेक, for economic growth to take place, increase in the flow of goods and services in the economy should be consistent over a long period of time। ठीक है, कहने का होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार बढ़ता ही रहा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन हो रहा है फिर घट जा रहा है, वो सिचुएशन नहीं। इसको हमेशा कंस्टेंटली हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। हमको इस तरह से प्लानिंग करना है कि हमारे कंट्री का प्रोडक्टिविटी, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वेरियस सेक्टर्स में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इंक्रीज हो लगातार, हर पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार वो इंक्रीज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें डिक्लाइन होना चाहिए, नहीं, ऐसा हमको प्लानिंग करना है कि वो इंक्रीज। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ग्रोथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, इकोनॉमी शुड बी, लिखा हुआ अनदर रिलेटेड बट मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन पर कैपिटल। सही बात है, पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या होता है? पर पर्सन इनकम। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा ना, और नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स इज इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, गुड जीडीपी के बेसिस पे सभी जैसे बताया, इंक्रीज इन जीडीपी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनेबल्स पीपल टू एंजॉय मोर रिच एंड वैरिड लाइफ। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ज्यादा होगा,
कोई भी पानी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्च किया गया, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंप्लॉयमेंट, इंप्लॉय का जरूरत पड़ेगा, वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा, तो वर्कर्स को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो वर्कर्स का इनकम हो रहा है, तो पर कैपिटा इनकम ऐसे भी बढ़ा। गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में सेल करेंगे, उससे इनकम आ रहा है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उससे इनकम आ रहा है, जिसको ओवरऑल इकोनॉमी में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग फॉर्म्स में, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो ओवरऑल प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इनकम राइज कर रहा है, इनकम राइज करेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, तो इसीलिए जरूरी है ग्रोथ, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला गोल क्या सेट किया गया, 5 ईयर प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लिखेगा एक्सप्लेन द, इन्वर्टेड कॉमा लिखेगा ग्रोथ, या एक्सप्लेन द गोल, इन्वर्टेड कॉमा लिखा होगा ग्रोथ ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द ग्रोथ एज गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब पार्टिकुलर किसी एक के बारे में एक्सप्लेनेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, ग्रोथ। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव हम लोग जरा देख लेते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइज्ड होना, एडवांस्ड होना। तो मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब है, सबसे पहला यहां पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब दो चीज है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है सबसे पहला एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी सब फार्मर्स यूज करते थे, ओल्ड टेक्निक यूज करते थे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और ये सब के बारे में पता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब यूज करते नहीं थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सबसे पहला चीज ये कि 5 ईयर प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड होना है। और दूसरा था चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उसको दूर करना है ना, कि ये काम पार्टिकुलर, जैसे पहले एजुकेशन सेक्टर में फीमेल को राइट नहीं था एजुकेशन के लिए, ज्यादातर ध्यान भी नहीं देता था, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, लेकिन नहीं, उस चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब मेन एंड फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स होना चाहिए, चाहे एजुकेशनल सेक्टर में हो, चाहे फिर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, तो इसको चेंज इन सोशल आउटलुक। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब कोई भी इकोनॉमी मॉडर्नाइज तभी होगा जब वो ये दो चीज में उसमें, तो हम जो 5 ईयर प्लान जो आया वो इसी दोनों के पे बेसिस था, इसी दोनों पे बेस था, ताकि हमारे नया टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सके और हमारा सोशल आउटलुक भी चेंज हो सके, ठीक है। सोशल आउटलुक मतलब सामाजिक दृष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे बहुत भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उससे, या फिर सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था, लोग मान लीजिए तबियत खराब होने के बाद डॉक्टर के पास कम, झाड़ फूक वाले के पास ज्यादा जाता था, तो ये इंप्रूवमेंट नहीं था, ठीक है। तो हमें इसी चीज को चेंज करना था। वो क्यों ऐसा होता था, इलिटरेसी की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हमेशा लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में, तो इस तरह से प्लानिंग वो करना चाहते थे ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करे, ठीक है। लिखा हुआ है मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स, मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना। लिखा हुआ मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी में सिंपल क्लियर है कि हमें अपने प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोडक्टिव सेक्टर में हमें मॉडर्न टेक्निक का यूज करना है। हमें क्या यूज करना है बताइए, मॉडर्न टेक्निक का यूज करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है, पहला ये तो मॉडर्नाइजेशन होगा। इट हेल्प्स इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेविंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। सही बात है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, ठीक है, लेबर कम खर्च होगा। जो मॉडर्न टेक्निक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज होता है, जो एट अ टाइम मीन्स क्या होता है, ज्यादा वर्क भी परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। इसका जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, इस एफिशिएंसी है वो कई गुना ज्यादा है, वेस्टेज कम होता है, रिसोर्स का वेस्टेज, जैसे इरिगेशन मेथड में ओल्ड टेक्निक जो इरिगेशन का मेथड का था, और अब जो अलग अलग न्यू टेक्निक आ गया, ड्रिप इरिगेशन मेथड और अलग अलग जो मेथड आया है, तो क्या होता है, पानी का वेस्टेज भी कम होता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, इसी मॉडर्नाइजेशन में दूसरा चीज है चेंज इन सोशल आउटलुक। हमें अपने सोशल आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा, जो सोशल आउटलुक है, मतलब मॉडर्नाइजेशन आल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू, अभी जैसे बताएं जनरली चेंज इन सोशल आउटलुक जो ना वो वुमेन पे ही फोकस किया गया था। जैसे था ना एजुकेशनल सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं इन्वॉल्व होने दिया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो इस चीज को हमें इंप्रूव करना था, ठीक है। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talents of women in the workplace, ठीक है, सही बात है। जैसे आज के डेट में, ठीक है, अब तो बहुत मीन्स कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, अब तो इक्वल राइट्स है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जॉब सेक्टर में इक्वली दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये चीज पहले नहीं था, और इसी के लिए अलग अलग प्लानिंग किया जाता था कि दोनों को इक्वल राइट्स मिल सके,
ठीक है, समझ में आया? तो 5 ईयर प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था सर? ग्रोथ। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, या दूसरा मेन गोल क्या था? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन मतलब इन द सेंस, दो सेंस इसमें, चेंज इन एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। सर सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। हमें अपने इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट करना था। जो हम लोग यूएसए पे डिपेंड थे राइस और व्हीट के लिए, तो हमें अपने एफिशिएंसी को इतना इंक्रीज कर देना है कि हम दूसरे पे डिपेंड नहीं, मतलब फॉरेन डिपेंडेंस को, फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना था। जो राइस, व्हीट और ये सब के लिए, जो हम फूड ग्रेन्स के लिए जो डिपेंड थे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत लो था। ठीक है, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब 1966 के बाद हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन बढ़ा, तब हम अपनी इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन गया। हमें इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो सेल्फ रिलायंस मतलब फॉरेन डिपेंडेंस या फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। अपनी इकोनॉमी को एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल हेल्प। जो फॉरेन हेल्प हम लोग लेते थे, फॉरेन डिपेंडेंस से, फॉरेन पे डिपेंडेंट होते थे अलग अलग नीड्स के लिए, उसको हमको कम करना था, उसको रिड्यूस करना था, उसको खत्म करना था। ठीक है, इट मीन, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्स। सही बात है। इसका मतलब सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हमको अपना डेवलपमेंट करना था, डेवलपमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्स। हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो एफिशिएंसी है, खुद उसके बेसिस पे हमें खुद मीन्स हम अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। हमें अपना डेवलपमेंट करना था अपने खुद के रिसोर्स की मदद से, न कि फॉरेन इंटरफेरेंस या फॉरेन रिसोर्स से। ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज एंड अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। सही बात है। सेल्फ मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है सर? सेल्फ रिलायंस मतलब अपनी इकोनॉमी को इस तरह से चेंज करना, अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को इस तरह से हमें चेंज करना है प्रोडक्शन सेक्टर में, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, लेकिन बिना किसी फॉरेन इंटरफेरेंस के। ना हम रिसोर्स, ना हम किसी भी तरह के रिसोर्स के लिए हम फॉरेन पे डिपेंड ना हो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। ये अपना 5 ईयर प्लान, तो उसके लिए बहुत सारा प्लान, मतलब प्लान सेटअप किया गया। जैसे एजुकेशन पे खर्च करना था, एजुकेशन इनडायरेक्टली था कि यहाँ के लोगों को ह्यूमन कैपिटल मींस ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो यहाँ के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो कहने का मतलब है, इन ऑल बोल सकते हैं 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि अपनी इकोनॉमी को एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना, फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना। ठीक है, ये था। तो 3 हम लोग पढ़े। पहला था ग्रोथ, सेकंड था सर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या था? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े अभी? सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लास्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वलिटी। वर्ड का मतलब इक्वलिटी एंड इक्विटी बोथ आर सेम। यहां इक्विटी इन द सेंस कहने का मतलब है कि ठीक है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर किसी एक सेक्टर का डेवलपमेंट हो, नहीं, हमको इस तरह से जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम, प्लस और भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ठीक है, रिचर सेक्शन का तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर पुअरर सेक्टर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको भी, वो भी मीन्स एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा सब प्लान, मतलब जो भी 5 ईयर प्लानिंग में जो भी ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता, तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था इक्विटी, ताकि ओवरऑल इक्वलिटी हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, डिस्पैरिटीज कम हो, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो। तो रिचर सेक्शन के पास अपना रिसोर्स है, जैसे फार्मर्स, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके पहले क्या था, फर्टिलाइजर्स और ये सब फार्मर्स एफोर्ड नहीं कर पाता था, काफी महंगा होता था। तो जो रिचर सेक्शन था वो तो उसको एफोर्ड कर ले रहा था, खरीद सकता था, तो उसका तो डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, पहले से रिच है और प्लस और ज्यादा रिच हो जा रहा है, तो गैप तो बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टार्ट किया? सब्सिडीज देना प्रोवाइड किया। सब्सिडीज देना कहने का मतलब है कम प्राइस पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया। इरिगेशन के लिए अलग अलग कैनाल्स और ये सब बनाना, डैम्स बनाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट, ताकि इन केस ऑफ स्कार्सिटी, शॉर्टेज के समय वो अपने मतलब कि फार्मलैंड को इरिगेट कर सके। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी लाना, डिस्पैरिटीज को कम करना। ठीक है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ मे नॉट इंप्रूव द काइंड्स ऑफ लाइफ। सही बात है, सिर्फ ग्रोथ, ठीक है, प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कंट्री का, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट अगर इक्वली नहीं किया जाए, इक्वली का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, अब मान लीजिए प्रोडक्शन सेक्टर में कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल तो दिख रहा है कि, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे
रिच फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स है। तो रिच फार्मर्स जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बेटर एफिशिएंसी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ उनका ग्रोथ हो रहा है, कंप्लीटली तो सबका नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस तरह से भी प्लानिंग करना है कि ओवरऑल सबका इक्वली ग्रोथ हो। क्या उसके लिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अवेल्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब इस तरह से प्लानिंग करना है कि ओवरऑल सबका ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो उसके के लिए पुअर सेक्शन के लिए कितना सारा गवर्नमेंट जो प्लान अलग अलग जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, चाहे वो फ्री एजुकेशन का हो, चाहे मिड डे मील का हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब मिनिमम प्राइस पे राइस, व्हीट और नेसेसरी गुड्स अवेलेबल कराया गवर्नमेंट। तो ये सब किस लिए, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्विटी मेंटेन हो सके, ठीक है। According to equity, every Indian citizen should be able to meet his or her basic needs and inequality in the distribution of wealth should be reduced। सही बात है। इक्विटी का मतलब क्या है, हर एक इंडियन सिटीजन अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, इतना कैपेबल बनाना है कि वो अपने सारे नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, और ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिफरेंसेस है, वो कम हो सके। इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल द पीपल एंड प्रमोट सोशल वेल्थ। सही बात है। इन शॉर्ट हम लोग यही समझेंगे कि जो मींस इक्विटी कहने का मतलब सोशल जस्टिस मेंटेन होना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग कितना देखे, 4 गोल्स देखे 5 ईयर प्लान का। क्या क्या था, सबसे पहला था ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गोल्स आ सकता है या फिर कोई 2 गोल्स एक्सप्लेन, चारों नहीं देगा एक साथ, लेकिन कोई 1 या 2 एक्सप्लेनेशन दे सकता है। मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला था ग्रोथ, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में 2 पॉइंट था, चेंज इन एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। नेक्स्ट क्या था, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, सेल्फ रिलायंट। एंड द लास्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी मींस इक्वालिटी, लोगों का प्रॉस्पेरिटी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये 4 गोल्स हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग को जानना, अब देखिए 5 ईयर प्लान तो गवर्नमेंट अपने अनुसार टोटल 5 ईयर प्लान को सेट किया, 5 ईयर प्लान बनाया, पर इसका बहुत सारा अचीवमेंट्स भी है। जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, कुछ सेक्टर्स में बहुत बेनिफिट भी हुआ, पर कुछ फेलियर्स भी था। तो अब हम लोग इसका जानेंगे अचीवमेंट्स एंड फेलियर, जो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक था, कि आखिर इस 5 ईयर प्लान बनाने का क्या अचीवमेंट्स था और क्या फेलियर था, क्या क्या हमें अचीव किया, क्या क्या कहां कौन कौन से सेक्टर में हमें फेलियर्स मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जानते हैं सक्सेस और अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ, क्या क्या सक्सेस मिला इस प्लानिंग सेक्टर में, हमें देखते हैं। तो सबसे पहला इंक्रीज इन नेशनल इनकम हमारा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात बताए थे, या इंडस्ट्रियल जो सेटअप हुआ, तो इससे नो डाउट नेशनल इनकम तो बहुत ज्यादा राइज किया, जिसको बोल सकते हैं जीडीपी बहुत ज्यादा, जो हमारा 0.5% जीडीपी था, वो बहुत ज्यादा उसमें इनहेंसमेंट हुआ, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जैसे बताएं, जीडीपी या फिर नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है। During the period of British rule in India, our economy was a stagnant economy. The annual growth rate of national income during 1857 to 1956 was just 0.5%. सोच लीजिए, यानी कि हम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ था, जीडीपी ग्रोथ था, वो सिर्फ 0.5 स्टैग्नेंट हो चुका था, कोई प्रोडक्शन था ही नहीं, कोई प्रोडक्शन सेक्टर था ही नहीं, 0.5% था। बट सिंस द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम हैज बीन अराउंड 4% पर एनम। लेकिन जैसे ही ये 5 ईयर प्लान बनना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे हमारा जो एनुअल ग्रोथ है वो 0.5% से 4%, तो बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट हुआ। 4% एनुअल इनकम, एनुअल ग्रोथ होना शुरू हो गया कंट्री का, ये बेनिफिट हुआ। वही ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब जो लाया गया था, तो बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट। तो पहला अचीवमेंट हमको ये मिला कि हमारे कंट्री का जीडीपी राइज किया, मीन हमारे यानी जो हमारा इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, वो वहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया और रैपिडली इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है राइज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है सर, कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है राइज इन द कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, नए नए गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट किया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर फॉर्म स्टार्ट हुआ, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो यानी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन जो है, या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है, वो रैपिडली इंक्रीज होने लगा, जो इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया।
तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी। सही बात है, कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड है? सेविंग्स पे। और सेविंग किस पे डिपेंड है? इनकम पे। इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ा तो सिंपल सी बात है लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम का ही दो पार्ट है, एक्सपेंस एंड सेविंग। लोग अपने एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाते हैं, सेविंग भी बढ़ाते हैं, और जितना ज्यादा सेविंग्स होगा इकोनॉमी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मींस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी उस रेट से बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े ना, कॉमर्शियल बैंक उसी मनी को लोन के रूप में दे देता है फर्म को, और फर्म उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि बोल सकते हैं कि इससे इस 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हुआ कि लोगों का प्रोडक्ट, जैसे फार्मर्स है तो फार्मर्स अपना प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन उनका बढ़ना शुरू हो गया, तो प्रोडक्शन जब बढ़ना शुरू होगा तो सिंपल सी बात उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्च तो कर रहे हैं प्लस सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इकोनॉमी का सेविंग बढ़ेगा तो राइज तो होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिखा हुआ देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रॉस सेविंग फ्रॉम 9.5% ऑफ जीडीपी इन 1950 टू 90 टू 33% इन 2000, है ना। सेविंग्स जो हमारा मतलब लिखा हुआ है कि 1950 से 1990 के समय जो 9.5% था वो 2014-15 तक 33% तक सेविंग बढ़ गया। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया हमारा सेविंग्स। और सेविंग्स बढ़ने का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। द रेट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हैज ट्रिपल्ड बिटवीन 1950 एंड 2015। इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% इन टू 34.2 इन 2014-15। मतलब ऑल इन ऑल ये जो सेविंग्स था वो किस पे डिपेंड करता था? नेशनल इनकम पे, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता था। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेगा, और जब सेविंग्स बढ़ेगा तो फर्म उसको, तो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो उसको लोन पर्पस के लिए प्रोवाइड कर सकते थे, जिसको फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च कर रहा था। मतलब ऑल इन ऑल बोला जाए तो हमको बेनिफिट, मतलब इस प्लानिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, बहुत बड़ा सक्सेस मिला। नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हो गया, कंट्री में नए नए इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो पहले बताया, पहला जो 5 ईयर प्लान आया था वो प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही था, और जिसको देखते हुए ये ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया ताकि प्रोडक्शन सेक्टर को इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि हमारा इकोनॉमी एक सेल्फ रिलायंट, जो हम राइस और व्हीट के लिए अब्रॉड फॉरेन पे डिपेंड है, वो मेरा डिपेंडेंस कम हो। लिखा हुआ 5 ईयर प्लान्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वेज। थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स लाने का मतलब हो गया कि जैसे था ना पहले गवर्नमेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अलग अलग, तो उसमें लैंड रिफॉर्म्स जो लाया ना तो लैंड का स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। जैसे पहले था जमींदारी सिस्टम, गवर्नमेंट उस सबको सब खत्म किया, और एक चीज लाया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई जमीन नहीं था, तो गवर्नमेंट वहां फिक्स कर दिया, फिक्सेशन करने लगा कि एक पार्टिकुलर पर्सन के पास कितना एरिया ऑफ लैंड हो सकता है, उससे ओवर एक्स्ट्रा जितना होगा वो लैंडलेस लेबरर को, लैंडलेस फार्मर्स को दे दिया जाए। मतलब इक्वली लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया गवर्नमेंट। ठीक है, वो बाद में फेल हो गया, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ जगह ये बेनिफिट मिला। मीन्स है ना, जैसे मान लो बड़ा बड़ा जमींदार सब होता था, बहुत सारा जमीन वो कैप्चर करके अपने पास रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो गवर्नमेंट वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, कि फिक्सेशन करना शुरू किया। दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। हम लोग पढ़ेंगे लैंड सीलिंग उसको बोलते हैं। तो लैंड स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंजिंग लाया गवर्नमेंट। जमींदारी सिस्टम और ये सब जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी अब जो ऑनर होगा, जो फार्मर्स होगा, वही लैंड का ऑनर होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम ला दिया। जो खेती कर रहा है वही जमीन का मालिक, ऐसा करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट। ठीक है, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड थ्रू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में भी चेंजिंग लाया। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज इनिशिएटेड इन 1966 में। न्यू टेक्निक वही, जैसे मॉडर्न टेक्निक आना शुरू हो गया, फार्मर्स को इंकरेज करना शुरू हो गया कि आप लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HIV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, ये सब यूज करना स्टार्ट कीजिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रमोट किया गया। ठीक है, इट इन्वॉल्व एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स लाइक यूज ऑफ HIV सीड्स, chemical fertilizers, irrigation facilities, etc. As a result, we almost achieved self-sufficiency in food grains, especially for the crops like wheat and rice. ये सब में बहुत ज्यादा ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ कंट्री को। ठीक है, समझ में आया? मीन्स बोल सकते हैं कि 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। नेशनल इनकम राइज किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गया, हमारा इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनना शुरू हो गया। मतलब जो राइस और व्हीट हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, वो चीज मेरे अब करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंप्लॉयमेंट जनरेशन। सही बात है। अब जैसे मान लीजिए इतना सारा ग्रोथ जब होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, नया नया इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इंप्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही।
ठीक है। प्लस और भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, जैसे जनरली जो विलेज इंडस्ट्रीज थे, गांव ये सब में छोटा छोटा इंडस्ट्रीज होते थे, गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उसको में रिजर्वेशन पॉलिसीज कर दिया। मतलब कोई बड़ा फॉर्म, जैसे कुछ स्मॉल स्केल, जैसे गांव ये सब में छोटा छोटा जो इंडस्ट्रीज होता था, जो कोई मतलब कहने का मिट्टी का कोई बर्तन नहीं बना रहा है, या फिर कोई छोटा छोटा इंडस्ट्री जो जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है, कोई कपड़ा तैयार कर रहा है, कपड़ा से कोई, तो जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज था, गवर्नमेंट उसको एक रिजर्वेशन पॉलिसीज दे दिया। मतलब कोई बड़ा फॉर्म जो लार्ज सेक्टर फॉर्म है वो ये सब गुड्स नहीं बनाएगा, ताकि उसको कंपटीशन से भी बचे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी एक सोर्स, मतलब गांव में रहने वाला हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में बनाने में इन्वॉल्व है, और वही प्रोडक्ट मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाना शुरू कर देगा तो उनका तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो भी घटेगा। तो गवर्नमेंट उस समय क्या कहता है, रिजर्वेशन कर दिया था कि नहीं, कोई लार्ज सेक्टर फॉर्म वो ये सब गुड्स नहीं बनाएगा जो इस विलेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मतलब ऑल इन ऑल देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे, गवर्नमेंट को मेन मोटिव क्या था कि हर लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग, उसको इंगेज करना है, किसी न किसी इकोनॉमिक सेक्टर में इंगेज करना है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, किसी न किसी तरह उसको इंगेज करके रखना है, ताकि इनकम बढ़ेगा, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, जैसे रोज अलग अलग योजना निकालना शुरू किए गवर्नमेंट, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट निकाले, जैसे 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट किए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, दे वर्क एज फार्मर्स एंड रूरल आर्टिसंस। रूरल आर्टिसंस कहने का मतलब है रूरल सेक्टर में जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अलग अलग कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज बनाकर जो सेल करते हैं, जैसे सिंपल से मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, वो सेल्फ आर्टिसंस है, मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली वो होते थे। एंड इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल सेक्टर क्या था, जैसे कोई होटल में काम कर रहा है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था, ठीक है, इंगेज था। एफर्ट्स वेर मेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट प्लान्स। तो जैसे गवर्नमेंट क्या किया, अलग अलग पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स, जैसे हमारा जब ये बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुआ था तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो जिस समय स्टैब्लिश हुआ था उस समय ऐसा नहीं पूछा गया, उस समय मतलब गवर्नमेंट ऐसा करता था कि पकड़ पकड़ के आकर एम्प्लॉयमेंट देता था कि आइए और यहाँ पे, क्योंकि उस समय उसको एम्प्लॉय का जरूरत था। उस समय पढ़ा लिखा नहीं देखता था कि आप पढ़े हुए हैं, कितना तक पढ़े, अभी जैसे मांगता हुआ, ऐसा उस समय कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय इनिशियल स्टेज में था वो फॉर्म का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उस समय उसको वर्कर्स का जरूरत था। ठीक है, तो उस समय इसलिए जो भी वर्कर्स आता चला जाता था उसको एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारा इंडस्ट्री, रेलवे स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप जब स्टार्ट होने लगा पब्लिक सेक्टर में, तो गवर्नमेंट उसके लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ठीक है, इन डिफरेंट प्लान, इन दिस रिगार्ड एम्फेसिस वाज गिवन ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी बताएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, तो उन लोगों को रिजर्व कर दिया गया कि वैसा गुड्स, लार्ज स्केल फॉर्म वो गुड्स नहीं बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एटसेट्रा, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो क्योंकि सिंपल से बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ेगा ना, इनकम बढ़ेगा, तो इनकम में तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल ग्रोथ होगा उनका। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आ जाएगा ये आपका फैक्ट्री, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा जो अर्निंग में हेल्प कर रहा है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरऑल वेलफेयर, जैसे रोड हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फैसिलिटीज ये सब जो प्रोवाइड किया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा किया, रोड का डेवलपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए अलग अलग पावर प्लांट स्टैब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू किया गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू किया, एनर्जी, ये सब मेडिकल। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। लिखा हुआ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर द की components of economic infrastructure। सही बात है। A significant growth has been seen in the means of transport, power generation capacity in India during the planning period। A significant growth in the health and education facility। बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सेटअप हुआ, लेकिन बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट ऑल इन ऑल बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, ताकि लोगों का
बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड किया। दिस हैज लेड टू इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ जनरल वेलबींग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, समझ में आया। जैसे पावर जनरेशन, तो उसके लिए अलग अलग पावर प्लांट स्टैब्लिश हुआ, तो पावर प्लांट जब बना तो उससे क्या होगा, अलग अलग फॉर्म स्टाफ, कि कोई भी नया इंडस्ट्री जब सेटअप होगा तो वो तो पहले देखिएगा ना कि आखिर हमको अपने इंडस्ट्रीज के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, हमको वर्कर यहाँ मिल रहा है कि नहीं, मिल जाएगा कि नहीं आसानी से, हमको जो रिसोर्स चाहिए, पावर जो चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड फैसिलिटीज, ये सब इजीली हमको अवेलेबल है कि नहीं। जब वो इजीली अवेलेबल होगा तो नया फॉर्म स्टैब्लिश होगा वहां पे, तो गवर्नमेंट ये सब का डेवलपमेंट करे, जिससे नया नया फॉर्म अट्रैक्ट हो और वो डेवलपमेंट करे, प्रोडक्शन करे हमारे कंट्री में। अब प्रोडक्शन करे तो ओवरऑल ग्रोथ हो, ठीक है। तो एक ये भी था, डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे यहां देखिए क्या लिखा हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री, सही बात है। हमारी इकोनॉमी क्या था, इंडस्ट्रियल, ऑल हम लोग पहले पढ़े थे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था नहीं हमारे पास, एक था सिर्फ वेल डिफाइंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अलग अलग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गया। तो लिखा हुआ बैकवर्ड कंट्री, हेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अट्रैक्टेड स्पेशल अटेंशन इन इंडिया डेवलपमेंट प्लान, सही बात है। इस पे डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, बहुत सारा इंडस्ट्रीज, बहुत सारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गया, जिससे ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि मीन्स सिंपल सी बात है, कोई किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्टिकुलर कॉमन मतलब लिमिटेड गुड्स ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंप्रूवमेंट मतलब कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट। A major achievement had been the diversification and expansion of India's industrial capacity. Diversification मतलब various types of industries. पार्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया गया या फिर सीमेंट, नहीं, वेरियस टाइप अलग अलग तरह का इंडस्ट्री सेटअप होना हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ, जो धीरे धीरे लोगों को, अनएम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया इकोनॉमी में, ठीक है। लिखा हुआ देयर हैड बीन अ मार्क्ड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज का सेटअप है। मतलब ऑल इन ऑल बहुत अचीवमेंट्स हुआ हम लोग को, नेशनल इनकम राइज किया, ओवरऑल ग्रोथ हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, मीन्स ये सब हमारा जो अचीवमेंट्स था ये हमारे इकोनॉमी मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फेलियर्स भी था, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा ड्रॉबैक भी आया। ड्रॉबैक मतलब बहुत सारी चीज को हम अचीव नहीं कर पाए, पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म नहीं कर पाए, 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, तो और भी बहुत सारा चीज है जो कुछ फेलियर्स है। चलिए फेलियर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या फेलियर्स है प्लानिंग का। लिखा हुआ है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग आर एजेंट, देखिए क्या क्या फेलियर्स है। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, तो सिंपल सी बात है, जिस रेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था उससे ज्यादा रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो वर्किंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन मींस अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। तो गवर्नमेंट उस मतलब जिस रेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा उस रेट से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रॉपरली सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। देखिए प्रॉब्लम लिखा हुआ, व्हाइल एफर्ट्स वेयर मेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट प्लान्स, अलग अलग प्लान्स, मतलब जो भी प्लान बनता था वो इसी हित में था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ठीक है। इट हैज स्टिल रिमेन्ड अ चैलेंज, फिर भी एक चैलेंज बना हुआ था, क्यों? द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स एग्रेवेटेड द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स ईयर आफ्टर ईयर, सही बात है। पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रहा था ना कि उस रेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा था, उस रेट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं पा रहा था जिस रेट से हमारा आज भी एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसका सबसे मेजर कारण क्या है? ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे मेजर कारण है कि उस रेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। देखिए हमारे लिए एक फेलियर था प्लानिंग कि हम अपना उस तरह से प्लान नहीं कर पा रहे थे कि इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को दूर कर सके। तो उसके बाद में फिर बहुत सारा स्कीम लाया गया पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोल से बहुत सारा रिलेटेड स्कीम लाया गया, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, ठीक है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज फ्रॉम 3.3 मिलियन इन 1951, देखिए 1951 में टोटल 3.3 मिलियन पीपल थे जो कि 23 मिलियन हो गए एट द 8th प्लान के अंत में। सोचिए इतना सारा इंडस्ट्री सेटअप पता चला गया, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता ही चला गया ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो एक ये फेलियर्स था 5 ईयर प्लान का कि गवर्नमेंट जो प्लान किया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो उसको हम अचीवमेंट्स में रखें, बट फेलियर्स में क्यों आया
कि अपने प्लान वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका मेन था ऑब्जेक्टिव कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देंगे, वो नहीं सक्सीड हो पाया प्लानिंग में, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम पॉवर्टी को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसका भी मेन रीजन यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। A number of poverty alleviation programs were launched by the government in order to raise the standard of living of the poor sections of the society. Public distribution system was initiated in order to make available the essential made consumption goods to affordable price. Public distribution system का मतलब क्या होता है? जो नहीं मतलब लो प्राइस पे, जैसे हम बोलते हैं राशन वाला जो कोटा वाला होता है, जो लो प्राइस पे 2 रुपए 3 रुपए जो भी लो प्राइस पे जो गुड सप्लाई करता है पुअर कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि इन लोगों को लो प्राइस पे अफोर्डेबल प्राइस पे हम गुड्स जो नेसेसरी कंज्यूमेबल गुड्स है वो प्रोवाइड कर सके, लेकिन फिर भी पॉवर्टी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। तो मेन कारण वही था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। लिखा हुआ है living below the poverty line. As a result, all of these measures, the incidence of poverty declined from 55% in 1973 to 74 to 36%, ठीक है। कुछ हद तक तो पॉपुलेशन घटा, जो कि 1974 तक मेरा बीपीएल में कि टोटल बीपीएल कैटेगरी में 55% लोग थे, तो 36 तक आ गए। एंड 1934 21% घटते चला गया। Though the poverty ratio has declined, still nearly 50% of those who are absolutely poor in the world live, मतलब नो डाउट पॉपुलेशन इंक्रीज कर, लेकिन पहले क्या बताएगी, पॉपुलेशन का रेट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से कंप्लीटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे दिया, फिर तो कुछ लोग और जनरेट हो गया, फिर तो कुछ लोग पॉपुलेशन के बोल सकते अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ गया। अब उन लोगों को फिर अलग से जब तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जितना ओवरऑल इंडस्ट्री को जितना वर्कर्स का जरूरत है वो तो ऑलरेडी उसके पास है, फिर एक्स्ट्रा वर्कर्स कहां से रख सकता है वो। तो उस केस में क्या होगा, जो बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। पॉवर्टी के केस में भी वही हुआ, गवर्नमेंट बहुत सारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, पर जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था तो कंप्लीटली मतलब पॉवर्टी का रेट को वो डिक्रीज तो हो रहा था, लेकिन बहुत मतलब डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज हो रहा था, बहुत कम डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम आया, यानी इसका मेन कॉज क्या हो सकता है, ग्रोथ, ये सब का जो मेन कारण है वो था हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट का इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, जे भी आ गया, डिफरेंसेस आना शुरू हो गया। वही रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज इंक्रीज होना शुरू हो गया। कैसे, तो देखिए लिखा हुआ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर द प्लान्स डिड नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन द रूरल सेक्टर द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर्चुअली फेल्ड. The distribution of assets in urban areas was also very much uneven. There was economic and social inequality and those widening economic disparities among various classes and regions. ऐसे सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स ये सब फॉलो करता था वही बोल सकते हैं करप्शन ये सब की वजह से। जैसे जो फर्टिलाइजर्स वाला स्कीम जो निकाले बताए थे कि सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट पुअर फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब प्रोवाइड करता था। उसके इसमें बहुत सारे रिच फार्मर्स क्या करते थे ना कि मींस या फिर बोल सकते हैं ये किसके बेनिफिट के, पुअर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। लेकिन सेलर क्या करता था, वो सब्सिडीज अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाता है। आज भी देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन ये सब प्रोवाइड करना है पुअर सेक्शन को, तो कंप्लीटली कहां मिल पाता है, कुछ मिलता है, बाकी वो ब्लैक मार्केटिंग कर देता है, करप्शन की अलग अलग मतलब तरह से गलत तरीके से उसको सेल कर देता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण आया हमारे 5 ईयर प्लान में, ठीक है, कि सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्पैरिटीज बढ़ना शुरू हो गया। और एक लास्ट क्या है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज्यादा हाई हो गया। There has been a rise in the general price level during the planning period due to fall in real income. Real income का मतलब लोगों का परचेजिंग पावर। अब सिंपल सी बात है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, डिमांड तो बढ़ ही रहा है पर लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो ओवरऑल डिमांड जब बढ़ेगा तो मार्केट में क्राइसिस तो होगा गुड्स का, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। पॉवर्टी है तो लोगों के पास अब एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं, लेकिन गुड्स तो कंज्यूम करना है ना, तो डिमांड तो बढ़ेगा, डिमांड जब बढ़ेगा तो ओवरऑल प्राइस तो बढ़ेगा ही। यानी इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ता चला गया। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल से बात, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो एम्प्लॉयमेंट हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो परचेजिंग पावर रहेगा, वो गुड्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, परचेजिंग पावर नहीं, इन्फ्लेशन। लेकिन हाई कैसे हो रहा है, डिमांड तो बढ़ रहा है गुड्स का, और डिमांड बढ़ा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सब इतना सारा फेलियर्स था हमारा। तो हम लोग 5 ईयर प्लान में देखें क्या क्या हमारा मीन्स अचीवमेंट्स था, तो कुछ अचीवमेंट्स भी था तो कुछ फेलियर्स भी था। फेलियर्स का सबसे बड़ा कारण हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
कोई दिक्कत? तो ये हमारा 5 ईयर प्लान का टॉपिक था। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो हम लोग पार्टिकुलर अब एक एक करके कि अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसीज अपनाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसीज अपनाया, ट्रेड के लिए क्या पॉलिसीज लगाया, क्योंकि सबका तो डिक्लाइन हो चुका था ब्रिटिश रूल के समय। वो सब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू।